हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो ये नया साल आ चुका है, आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आया है जो डिफरेंस एग्ज़ाम है। तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा यही है कि आप सब सही तरीके से तैयारी करते रहें और आपका जो भी एम है उसको इस नए साल में अचीव करें और हम सब साथ मिलके अपनी जो मेहनत है उसको आगे बढ़ते रहें। तो चलिए आगे की सीरीज को शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने तीन पार्ट देख लिए हैं किसके, जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है किसका, सीजी का, वीरा डैम इंस्पेक्टर 2019 का। तो आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 4 लेके आया हूँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपना क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द रोड सरफेस। ठीक है, क्वेश्चन में याद रखना नॉट पूछ रहा, ठीक है, तो इसलिए हमें ये हमेशा अंडरलाइन कर लेना है कि नॉट पूछ रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सरफेस वाटर इनटू द पेमेंट। एकदम सही बात है, ये इसका पर्पज होता है, किसका पर्पज, कैम्बर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडेड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट टू द एजेस ऑफ द पेमेंट। ये नहीं है, ठीक है, कैम्बर हमें स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी नहीं देता है, ठीक है ना। वो केवल किसके लिए है, टू ड्रेन ऑफ द वाटर, सरफेस वाटर, जब रेनफॉल होगा तो जो वाटर है उसको वो ड्रेन कर देगा, ठीक है, स्लोप दे देते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्या है, reduce the contact of bituminous pavement layer with water for a longer duration to avoid the stopping of bitumen from the aggregate। एकदम सही बात है, स्लोप दे देते हैं तो वाटर क्या इजिली फ्लो हो जाएगा, तो जो कॉन्टैक्ट पीरियड होगा किसका, वाटर और बिटुमिन का, वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि जो स्टॉपिंग ऑफ बिटुमिन फ्रॉम द एग्रीगेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस क्विकली। एकदम सही बात है, ठीक है। तो ये क्या है, ए बी एंड डी, सॉरी ए सी एंड डी इसके पर्पज हैं, तो उनने पूछा नॉट, तो क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रक्चरल एबिलिटी के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है, आपको पता होगा कैम्बर क्या होता है, क्रॉस स्लोप होता है। ठीक है, कैम्बर की जो अपने शेप है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद पैराबोलिक, उसके बाद कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सारे कैम्बर आपको पता होंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि जो हाई स्पीड है उसमें कॉम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को जो रोड सरफेस के बीच में अपने क्या चाहिए होती है, फ्लैट चाहिए होती है। ठीक है, तो हाई स्पीड रोड में हम क्या देते हैं, जो मिड में होता है वो कंबाइंड होता है, अपने को स्ट्रेट लाइन कैम्बर दिया जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द विड्थ ऑफ द कैरिज वे रिकमेंडेड बाय आईआरसी फॉर मल्टी लेन पेमेंट इज पर लेन। ठीक है, इन्होंने पर लेन पूछा, मतलब जो हम किसी भी कहाँ पे कैरिज वे पे मल्टी लेन देते हैं तो वहां पे एक लेन की विड्थ क्या रखते हैं। तो चलिए सारी लेन एक बार हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एज पर आईआरसी, ठीक है ना, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, तो एज पर आईआरसी अगर हम बात करते हैं, तो एज पर आईआरसी जो हम देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल लेन की। किसकी बात करते हैं, अगर हम सिंगल लेन का कैरिज वे है तो सिंगल लेन में कितनी होती है, 3.75 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टू लेन, क्या आती है, टू लेन, टू लेन विदाउट कर्व। ठीक है, टू लेन विदाउट कर्व, तो टू लेन विदाउट कर्व में कितनी होती है, 7 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है वही टू लेन, टू लेन विथ कर्व। टू लेन विथ कर्व की बात करते हैं तो टू लेन विथ कर्व में कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। नेक्स्ट आती है इंटरमीडिएट लेन। ठीक है, इंटरमीडिएट लेन, इंटरमीडिएट लेन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी विड्थ कितनी होती है, एज पर आईआरसी कितनी होती है, 5.5 मीटर। नेक्स्ट क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है मल्टी लेन, तो जब हम मल्टी लेन की बात करते हैं तो मल्टी लेन का होता है n मल्टीप्लाइड बाई 3.5 मीटर, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ लेन्स। ठीक है, तो अगर हम एज पर आईआरसी बात करते हैं, आईआरसी जो रिकमेंड करता है, अगर हम बात करते हैं किसकी, सिंगल लेन रोड की, तो सिंगल लेन के लिए कितना होता है, 3.75 मीटर। टू लेन विदाउट कर्व कितना होता है, 7 मीटर। टू लेन विथ कर्व कितना होता है, 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट लेन के लिए कितना होता है, 5.5 मीटर। और मल्टी लेन के लिए क्या होता है, 3.5 मीटर पर लेन। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि मल्टी लेन के लिए पूछा है। ठीक है, मल्टी लेन एंड पर लेन कितना होता है, 3.5 मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
ठीक है। तो आपको पता है कि न्यू ईयर आ चुका है, तो गेट एकेडमी की तरफ से आपको ऑफर है फॉर दी ऑल दी कोर्सेज ऑफ गेट। अगर आप गेट 2026 की बात करते हैं तो वो कोर्स आपको 3333 की जगह 2222 पे मिल रहा है ऑफर पे। ठीक है, सेम तरीके से 2027 का जो 5555 पे था वो मिल रहा 4444 पे। 2028 का जो कोर्स था वो 7777 पे मिल रहा था, वो अब 6666 पे मिल रहा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और आपका आज ही ऑफर का लास्ट डे है, तो आप विजिट करते हुए और आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको न्यू ईयर के ऑफर में गेट स्मार्ट पर डोपामाइन कितने का मिल रहा है 2026 का 1111 इंक्लूडिंग दी जीएसटी। ठीक है, और गेट एक्सटेंशन 2027 का आपको मिल रहा है सेम 1111 पे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं कोर्स के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द मिनिमम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड फॉर अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन। Take ruling minimum radius as 300 meter, ruling design speed as 70 kmph and maximum lateral coefficient of friction as 0.15। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन पे अपने पास गिवन क्या क्या है, गिवन है क्या, प्लेन टेरेन है, और रूलिंग रेडियस कितनी है 300 मीटर। ठीक है, और डिजाइन स्पीड कितनी है 70 kmph, कितनी है 70 kmph। ठीक है, और फ्रिक्शन कितना दिया, मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है सुपर एलिवेशन का, E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ये कब है, जब V किस में है kmph में, V किस में है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे तो E प्लस 0.15 इक्वल टू 70 का स्क्वायर अपॉन 127 इंटू 300। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाता है 70 का स्क्वायर, 70 स्क्वायर अपॉन 300 इंटू 127, तो कितनी आ रही है 0.128। कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.128। तो यहां से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.128 माइनस 0.15। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 0.01। इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है 0.021। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.021। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर क्या था एक बार देखते हैं, 70 स्क्वायर अपॉन 127 मल्टीप्लाइड बाई 300। ठीक है, ये आ चुका था 0.128 माइनस 0.15, 0.021, शायद किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है 0.021, बट किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। अगर आप देखते हैं कि सुपर एलिवेशन माइनस में, आपने देखा होगा कि कैन डिफिशियंसी आपने पढ़ा होगा रेलवे पे। ठीक है, सेम तरीके से अगर आप हाईवे पे बात करते हैं तो कई जगह ऐसे होता है कि जो कैम्बर है, ठीक है, कैम्बर देना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि जब आप, ये अपना कैम्बर है, इस कैम्बर को अगर आप क्या करते हैं एक्सटेंड करते जा रहे हैं, ठीक है, आगे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि सुपर एलिवेशन देना होता है तो कैम्बर की वैल्यू ज्यादा होती है, तो कई बार निगेटिव सुपर एलिवेशन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एज पर द गिवन क्वेश्चन 0.021 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, while aligning a hill road with a ruling gradient of 5%, a horizontal curve of radius 70 meter is encountered, find the maximum limit of grade compensation। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेड कंपनसेशन कैसे निकालते हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, ग्रेड कंपनसेशन की। ठीक है, तो ग्रेड कंपनसेशन में आपको याद रखना है जो अपना ग्रेड कंपनसेशन होता है वो जो हम करते हैं कितना करते हैं 30 प्लस आर बाई आर परसेंट, बट मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन करते हैं, मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन कितना होता है 75 बाई आर। कितना होता है 75 बाई आर परसेंटेज। तो यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, रेडियस इज 70, 70 अपॉन 70, तो यहां से कितना आ जाएगा 100 बाई 70%। यहां से कितना आ जाएगा 75 बाई
70। तो आपको पता है कि ये वैल्यू ऐसी ही ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इसका कितना आ जाएगा, 75/70, दैट इज 1.071, 1.071%। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 100/70, दैट इज 1.428%, 1.428%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.071%। तो क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड कंपनसेशन हम कितना करते हैं, 30 + r/r%, बट जो मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन होता है वो कितना होता है, 75/r%। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो अभी तो इन्होंने क्या पूछा कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेड कंपनसेशन, ठीक है। अगर आपसे कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछता, ठीक है, तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि अगर आपका रूलिंग ग्रेडियंट, अगर आपका जो रूलिंग ग्रेडियंट है वो लेस देन 4% है, तो आपको ग्रेड कंपनसेशन नॉट रिक्वायर्ड, ग्रेड कंपनसेशन नॉट रिक्वायर्ड, आपको ग्रेड कंपनसेशन नहीं करना। और जो कंपनसेटेड ग्रेडियंट है शुड नॉट बी लेस देन 4%। आपको दो चीजें याद रखनी, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको पहला पॉइंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर रूलिंग ग्रेडियंट 4% से कम है तो ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको दो चीजें याद रखनी है कि जो आपका क्या होगा 30 + r/r, एंड मैक्सिमम ग्रेड कंपनसेशन क्या हो जाएगा 75/r, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे 1.428 तो आपके सामने ये 1.42% दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि आप न्यू ईयर के फेस्टिव सीजन में आपको क्या है, ऑफर मिल रहा है, ठीक है। किस चीज का ऑफर है, गेट एकेडमी के जो भी सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसमें आपको 33% का फ्लैट ऑफ मिल रहा है, जितनी भी आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। आप ये कोड, कूपन कोड यूज कर सकते हैं और वहां पे 33% का फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ले सकते हैं सारी टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर विजिट करें गेट एकेडमी की वेबसाइट, और जो भी टेस्ट सीरीज है उनका फायदा उठाएं ऑन 33% फ्लैट ऑफ पे, ठीक है। और आपको पता है यूपीपीएससी एई की वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसका कि फॉर्म भरना शुरू है। तो आई होप आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपीपीएससी एई के लिए, क्योंकि ये 2019 के बाद आपको पता चल रहा होगा कि उस टाइम 700 समथिंग पोस्ट आई हुई थी, अभी भी लगभग अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है। तो यूपीपीएससी एई के लिए भी प्री प्लस मेंस कोर्स है, ठीक है। सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, मैकेनिकल के लिए, जिसका कि क्या है 1111 है, ठीक है। रेट जो है उसका फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गेट एकेडमी के जो अपना क्या है ऐप है उस पर जाएं, और वहाँ पे कुछ फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो उस फ्री कंटेंट को देखें आप, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 383-2016 द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फॉर गुड क्वालिटी एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन सरफेस कोर्स ऑफ पेमेंट शैल नॉट एक्सीड, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि जब हम पहली पार्ट 1 कर रहे थे तो ये डिस्कस किया था, ठीक है। वहां पे भी क्वेश्चन आया था ऐसा कुछ, ठीक है। उनने पूछा था कि जो अपना एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट है वो किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू पूछ ली है, ठीक है। तो आपको पता है जो एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट है, ठीक है, जो अपना क्या है क्रशिंग टेस्ट है, एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट। तो क्रशिंग किसके लिए यूज करते हैं, क्रशिंग टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ के लिए, किसके लिए यूज करते हैं, फॉर स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। ये क्वेश्चन था उस पर, ठीक है। और यहाँ पे हमने वैल्यू भी डिस्कस की थी पार्ट 1 पे, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है, जो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू है शुड नॉट एक्सीड 30%, किसके लिए, फॉर दी सरफेस कोर्स, फॉर दी सरफेस कोर्स, ठीक है। और एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% फॉर दी बेस कोर्स, ठीक है, फॉर दी बेस कोर्स, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम डिस्कस करते हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया क्रशिंग का, हो सकता है आपको इंपैक्ट का पूछ ले, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू की पूछ ले, तो अगला क्या होता है, इंपैक्ट टेस्ट। अगला क्या होता है, इंपैक्ट टेस्ट। इंपैक्ट टेस्ट किसके लिए होता है, टफनेस के लिए। इंपैक्ट किसके लिए होता है, टफनेस के लिए होता है, ठीक है। तो इंपैक्ट टेस्ट फॉर दी टफनेस। तो अगर हम बात करते हैं जो एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, किसके लिए, फॉर दी सरफेस कोर्स, फॉर दी सरफेस कोर्स। एंड एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35% फॉर दी बेस कोर्स, ठीक है।
सेम तरीके से अगर आप बात करते हैं किसकी, ये अपना हो गया क्रशिंग टेस्ट हो गया, इंपैक्ट टेस्ट हो गया, एक जो होता है अपना एब्रेशन टेस्ट, किस क्या होता है, एब्रेशन टेस्ट। ठीक है, एब्रेशन टेस्ट किसके लिए होता है, फॉर वियर एंड टीयर, फॉर वियर एंड टीयर। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू पूछ सकता है, तो अपनी एब्रेशन वैल्यू क्या होती है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर सरफेस कोर्स एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, सॉरी 50% होता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%, क्या होता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50% फॉर द बियरिंग कोर्स। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, किस किस की, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की। तो आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि जो सरफेस कोर्स है उसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है सभी की सेम है। अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट इंपैक्ट की वैल्यू की, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की, या फिर एब्रेशन वैल्यू, सभी क्या, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30% फॉर दी सरफेस कोर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फॉर गुड क्वालिटी एग्रीगेट, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू पूछा किसके लिए, सरफेस कोर्स। तो क्या हो जाएगा 30%, क्या हो जाएगा इसका आंसर 30%। तो ठीक है, तो आपको सरफेस कोर्स के लिए तीनों वैल्यू याद रखनी है, 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बेस कोर्स की बात करेंगे तो ये क्रशिंग के लिए याद रखना है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%, इंपैक्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35%, एब्रेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। अभी इन्होंने इंपैक्ट का पूछा, हो सकता है अगली बार वो एब्रेशन का पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ क्रॉलर हो हैविंग 2.5 मीटर क्यूब बकेट कैपेसिटी इज बीइंग कंसीडर्ड टू एक्सकेवेट फ्रॉम अ बोरो पिट assuming a bucket fill factor of 0.85 with a 30 second of cycle time and an efficiency factor equal to 50 minute per hour, what is the probable production of the hoe। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में जो आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आपको दो तीन जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जो हो कैपेसिटी है, ठीक है, या बोलो आप हो का क्या है, क्रॉलर हो का क्या, प्रोबेबल प्रोडक्शन, मतलब उसका पूरा प्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, मीटर क्यूब पर आवर में क्या प्रोडक्शन होगा, वो आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो दो तीन चीजें हैं आपको किसके लिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए, वो चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करते हैं कि हो का प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो प्रोडक्शन ऑफ हो, जो अपना क्रॉलर हो है उसके प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होता है किसका, हो प्रोडक्शन का, उसकी अगर हम बात करते हैं तो 3600, ठीक है, सेकेंड्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई एफ डिवाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई ई अपॉन 60 मिनट आर। ठीक है, ये किसका होता है, ये अपना होता है किसका फॉर्मूला, क्रॉलर हो का। एक और यहाँ पे होता है 1 डिवाइड बाई जो अपना वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो अपनी सारी वैल्यूज है एक बार देख लेते हैं। वेयर जो अपना क्या है क्यू, वेयर क्यू क्या है, वेयर क्यू क्या है, क्यू आपको दिया है क्या, हो कैपेसिटी क्या है, बकेट हो कैपेसिटी। ठीक है ना, तो अपनी इसको बोलते हैं हीप्ड बकेट कैपेसिटी। ठीक है, हीप्ड बकेट, सॉरी, क्या होता ना, हीप बकेट कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्यू। इसके बाद अगली टर्म क्या है, एफ। एफ आपको पता है, यहाँ पे दिख रहा होगा, एफ क्या है, एफ यहाँ पे क्या दिया, फिल फैक्टर, बकेट फिल फैक्टर। एफ क्या है, बकेट फिल फैक्टर, एफ क्या है, बकेट फिल फैक्टर। ठीक है, इसके बाद क्या है अपना, क्यू हो गया, एफ हो गया, टी क्या है अपना, यहाँ पे साइकिल टाइम दिया हुआ, ये साइकिल टाइम, टी क्या है, साइकिल टाइम, टी क्या है, साइकिल टाइम, किसमें, सेकंड्स में। ठीक है, उसके बाद अगली टर्म क्या है, ई। ई यहाँ पे आपको इफिशियंसी दी हुई होगी। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, बकेट फिल फैक्टर 30 साइकिल टाइम, ये इफिशियंसी फैक्टर 50 मिनट पर आवर। ठीक है ना, तो इफिशियंसी हो जाएगी, इफिशियंसी, ठीक है, मिनट
पर आवर। ठीक है, इसके बाद आपको वॉल्यूम करेक्शन, तो जो अपना वॉल्यूम करेक्शन होता है यहाँ पे तो यूज नहीं है इसका वॉल्यूम करेक्शन, जो वॉल्यूम करेक्शन होता है 1/1 प्लस जो अपना स्वेल फैक्टर होता है 1/1 प्लस स्वेल फैक्टर। तो यहाँ पे आपको स्वेल फैक्टर नहीं दिया हो तो आपको केवल क्या यूज करना है, आपको इतना फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या आएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाई क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू बकेट कैपेसिटी 2.5 मीटर क्यूब आपको याद रखना। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है मीटर क्यूब। एफ बकेट फिल फैक्टर ही 0.85 डिवाइड बाई क्या है अपना साइकिल टाइम, साइकिल टाइम क्या 30 सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी है 50 डिवाइड बाई 60। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब पर आवर में आएगा। किस में आएगा, मीटर क्यूब पर आवर में आएगा। ठीक है, तो 3600 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 50 होल डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो आपको कितना आ जाएगा 212.5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 212.5 मीटर क्यूब पर आवर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 212.5 मीटर क्यूब पर आवर। तो आपको ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी चीजें दी हुई रहेंगी, आपको केवल वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में और आपके सामने आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये हो कैपेसिटी या हो प्रोडक्शन का जो अपना फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा, उसी से आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तुरंत वैल्यू पुट करें और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी अपना कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, मोल्ड बोर्ड रिफर टू अ ब्लेड इज वर्किंग मेंबर ऑफ, किसका वर्किंग मेंबर है, डोजर, ग्रेडर, रोलर, सॉवर। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे इमेज है। ठीक है, किसकी इमेज है ये इमेज है किसकी, मोल्ड बोर्ड की। ठीक है, तो जो आपका मोल्ड बोर्ड है कहाँ पे होता है, ग्रेडर पे होता है। ठीक है, तो मोल्ड बोर्ड क्या करता है, अगर आप देखेंगे ये कौन सा है, फिनिशिंग इक्विपमेंट है, एक तरह का क्या है, फिनिशिंग में काम आता है। ठीक है, ये क्या करता है, फिनिशिंग भी करता है और लोड भी कैरी करता है। ठीक है, तो अगर आप जो मेजर फिनिशिंग इक्विपमेंट की बात करेंगे तो आपके सामने जो मेजर कॉमनली यूज्ड क्या है फिनिशिंग इक्विपमेंट जो होते हैं वो होते हैं ग्रेडर्स, पहले होता है ग्रेडर्स, दूसरा होता है क्या अपना, दूसरा अगर बात करेंगे तो ग्रेडल्स, ग्रेडल्स, थर्ड अगर हम बात करेंगे तो ट्रिमर्स। ये अपने क्या है, कॉमनली यूज्ड क्या है अपने कौन से इक्विपमेंट है, ये फिनिशिंग इक्विपमेंट है। ठीक है, तो उसी में क्या आता है अपना ग्रेडर आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ग्रेडर क्या होता है, मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। तो अगर हम ग्रेडर की बात करते हैं तो जो अपना ग्रेडर होता है वो फिनिशिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, शार्पिंग जो बैंक है उसको शार्प करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, स्लोपिंग के लिए भी यूज होता है और डिचिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किसकी बात कर रहा है, मोल्ड बोर्ड की। तो ये क्या है, बोल्टेड टू मोल्ड बोल्ट, ये ब्लेड है। ठीक है ना, रेफर्ड एज ब्लेड। ठीक है, तो ये कहा, ये यहाँ पे लगा हुआ कहाँ पे, ग्रेडर पे। ये आप देख रहे हो क्या है, मोल्ड बोर्ड है। ठीक है, ये क्या है, मोल्ड बोर्ड, जो क्या करता है कि जो ग्रेडर का जो प्राइमरी पर्पज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो प्राइमरी पर्पज ऑफ ग्रेडर है वो क्या, कटिंग एंड मूविंग मटेरियल। आपने देखा होगा अगर आप गांव पे या कहीं पे गए होंगे खेत पे तो आपने देखा होगा वहां पे क्या होता है, मोल्ड बोर्ड होता है। वो क्या करता है, वहां से जब हमें क्या करना होता है, जो अपना प्लॉट है उसको बैलेंस क्या करना होता है, एक लेवल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो मोल्ड बोर्ड है वो क्या करता है, वहां से मिट्टी को पहले डिच करता है, कट करता है सॉरी, और कट करने के बाद मूव करता है जहां पे नहीं है लेवल करने के लिए। तो ये इससे आप याद रखेंगे क्या है, मोल्ड बोर्ड कहाँ पे यूज होता है, ग्रेडर। ठीक है ना, आपने ग्रेडर पहले वो हल पे भी देखे होंगे, तो ग्रेडर टाइप हल भी आते थे। ठीक है, ग्रेडर टाइप प्लॉग। ठीक है, जिसे नहीं पता तो क्या होता है, ग्रेडर टाइप प्लॉग होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि जो भी कट करता है मटेरियल को और उसको मूव भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा अपना बी, क्या हो जाएगा, ग्रेडर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट मूव करने के पहले आपको पता है कि गेट एकेडमी की तरफ से जो ऑफर चल रहा है उसमें एसएससी जेई का कोर्स आपको 777 पे है, सीआरटी दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 पे है, ईएससी का पूरा नॉन टेक 777 पे है। ठीक है, तो अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरीके से आपके सामने क्या है, आरआरबी जेई जिसका कि सीबीटी 1 हो चुका है और सीबीटी 2 के लिए आप लग गए होंगे, तो उसका सीबीटी 2 का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा 499 पे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो विजिट करें गेट एकेडमी की वेबसाइट एंड ऐप, वहाँ पे आपको फ्री कंटेंट है उसको देखें और डिसाइड करें
अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ पे नेविगेटर ई बुक भी अवेलेबल है CBT 2 के लिए, ठीक है, जिसकी की जो MRP है 333 इंक्लूडिंग दी GST। तो अगर आप इसको गूगल ई बुक से परचेज कर सकते हैं और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में क्या मिल जाएगा, उसका लिंक भी मिल जाएगी परचेज करने के लिए, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मोटार और कंक्रीट थ्रू अ होस एंड न्यूमेटिकली प्रोजेक्टिंग एट हाई वेलोसिटी ऑनटू अ सरफेस इज नोन एज, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है कि प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मोटार या कंक्रीट को कन्वे करना थ्रू अ होस एंड न्यूमेटिकली प्रोजेक्टिंग एट हाई वेलोसिटी ऑन टू सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, आपने देखा होगा इसको दो चीजें हम बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं शॉर्ट क्रीटिंग या ग्यूनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्यूनाइट, ग्यूनाइट, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्यूनिटिंग, ठीक है, और शॉर्ट क्रीट, शॉर्ट क्रीट, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट क्रीटिंग, शॉर्ट क्रीटिंग। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट क्रीटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट क्रीटिंग में क्या होती है, जो मोटार या कंक्रीट है उसको प्रेशर होस से हम क्या करते हैं, पास करते हैं और क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं न्यूमेटिकली विद हाई वेलोसिटी ऑन टू दी सरफेस, उसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट क्रीटिंग बोलते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे स्क्रीड। स्क्रीड क्या होता है, स्क्रीड आपने देखा होगा कि जब हम वॉल बनाते हैं या कहीं पे फिनिशिंग करते हैं, आपने प्लास्टर किया, तो जो हम उसको यूज करते हैं, एक क्या होती है अपने पास, लकड़ी की होती है या फिर एल्यूमिनियम की होती है, उससे हम क्या करते हैं, उसको बराबर करते हैं, ठीक है, फिनिशिंग देते हैं, एक प्रॉपर फिनिशिंग देते हैं, एक प्रॉपर लेवल देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टरिंग के टाइम पे मोटार लगा, फिर उसको क्या करते हैं हम, ऐसे मूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। सेम तरीके से बात करेंगे आप किसकी, अगली क्या, कंक्रीट रोलिंग, या आप देखे होंगे रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ठीक है, RCC, या फिर उसको क्या बोलते हैं, रोल्ड कंक्रीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोल्ड कंक्रीट होता है। ये एक स्पेशल ब्लेंड होता है किसका, कंक्रीट का, जिसके इंग्रेडिएंट है वो सेम होते हैं किसके, एज कम जो अपने इंग्रेडिएंट्स है उसके, ठीक है, जो अपना कॉमनली यूज्ड कंक्रीट है उसी के जैसे होते हैं, बट उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट हम फ्लाई एश का ऐड कर देते हैं, ठीक है। फ्लाई का जो अपना कन्वेंशनल कंक्रीट है, ठीक है, उसमें हमने क्या ऐड किया है, फ्लाई एश एंड पार्शियल सबमिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, उसको मिक्स करते हैं तो क्या बन जाती है, अपनी रोल्ड कंक्रीट बन जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस कहलाती क्या कहलाती है, शॉर्ट क्रीटिंग, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग और द एडवांटेज ऑफ अ क्रॉलर माउंटेड बुलडोजर ओवर व्हील माउंटेड बुलडोजर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इमेजेस दिख रही होंगी किसकी, व्हील माउंटेड बुलडोजर एंड क्रॉलर माउंटेड बुलडोजर की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, व्हील डोजर से, ये क्या है, व्हील डोजर से सभी ने देखा होगा, ये क्रॉलर है, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना क्रॉलर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, व्हील है, ठीक है। तो अब इसकी हम बात करते हैं कि जो अपना क्रॉलर माउंटेड है इसके एडवांटेजेस क्या है एज कंपेयर टू दी व्हील माउंटेड। तो हायर ट्रेवल स्पीड, तो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि इसकी ट्रेवल स्पीड एज कंपेयर टू व्हील माउंटेड क्या होगी, लो होगी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैपेबल टू ट्रेवल ओवर सॉफ्ट सॉइल, एकदम सही बात है। आप देख रहे होंगे कि व्हील है, तो व्हील पे यहाँ पे लोड क्या है, ये एक तरह से पॉइंट है, मतलब एक जगह पे लग रहा है, यहाँ पे क्या है, पूरा लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सॉफ्ट सॉइल भी होगी तो अपना जो व्हील माउंटेड है वो क्या होगा, नीचे क्या होगा, नीचे की ओर जा सकता है, मतलब आगे मूव नहीं करेगा, ठीक है। और ये बात करते हैं किसकी, हम किसकी, क्रॉलर माउंटेड की बात करते हैं, तो लोड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या होगा कि वो इजिली मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कैपेबल ऑफ टू ट्रेवल ओवर रफ सरफेस, एकदम सही बात है, ये रफ सरफेस में भी आराम से ट्रेवल कर पाएगा एज कंपेयर टू दी व्हील माउंटेड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज 2 and 3 और दी एडवांटेजेस ऑफ क्रॉलर माउंटेड बुलडोजर ओवर दी व्हील माउंटेड बुलडोजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आपको पता है SSC JEE की टेक्निकल की ई बुक गेट एकेडमी ने लॉन्च की है, ठीक है। वो किसके किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, सिविल के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा आप जो अपने गूगल ई बुक है वहां पे भी जाके अपना बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द टेक्निक फॉर क्रिएटिंग एन इंटरनल फ्री फेस यूजुअली at the boundary of an excavation that will contain stress waves from successively
डिटोनेटेड होल्स इज नोन एज, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ये किसकी है? सॉइल की है। जब हम सॉइल में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? सॉइल डिगिंग करते हैं या ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें ये सारी क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होता है? प्री स्प्लिटिंग। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, जो इसका जो इसमें लिखा हुआ है प्री स्प्लिटिंग, प्री स्प्लिटिंग या फिर प्री सीयर ब्लास्टिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्री सीयर ब्लास्टिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? प्री स्प्लिटिंग, या इसी को प्री सीयर ब्लास्टिंग बोलते हैं। जब हम क्या करते हैं कि इंटरनल फ्री फेस क्रिएट करते हैं, यूजुअली बाउंड्री ऑफ एक्सकवेशन दैट विल कंटेन स्ट्रेस वेस्ट फ्रॉम सक्सेसिवली डिटोनेटेड होल्स। तो ये क्या हो जाएगा? प्री स्प्लिटिंग। अब अगली टर्म क्या है? लाइन ड्रिलिंग। ये भी आपको कंफ्यूज कर सकती है। तो लाइन ड्रिलिंग में क्या होता है कि लाइन ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं कि ड्रिलिंग ऑफ सीरीज जो क्लोजली स्पेस पैरेलल होल्स हम बनाते हैं लाइन ड्रिलिंग में, बट विदाउट ब्लास्टिंग देम। हम इसमें ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? लाइन ड्रिलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेंचिंग। ट्रेंचिंग क्या है अपना? कि नैरो इलोंगेटेड ट्रेंच बनाना, ठीक है। ट्रेंच आपको पता होगा कहाँ कहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे कि रोड्स में आपको क्या पाइपलाइन इंस्टॉल होती है, देखी होगी आपने, ठीक है ना। केबल्स इंस्टॉल होती हुई देखी होगी, ठीक है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल होते हुए देखा होगा। तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम? ट्रेंचिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेकेज। तो ब्रेकेज ये आपकी जनरल टर्म हो जाती है किसके लिए? कि कोई भी चीज को ब्रेक करना। जैसे हम कोई भी टनल बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो हमने क्या किया? रॉक को ब्रेक किया, ठीक है। तो और भी कोई चीज मटेरियल उसको ब्रेक किया, ठीक है ना। तो वो किसी से भी तरीके से हो सकता है। आप मान सकते हैं ब्लास्टिंग से भी हो सकता है, या फिर मैकेनिकल एक्सकेवेशन से भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स है इसकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्री स्प्लिटिंग, और दी उसको अगर ऑप्शन पे आता प्री सीयर ब्लास्टिंग तो वो भी इसका आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि इन द सिलेक्शन ऑफ हो फॉर यूज ऑन अ प्रोजेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी कंसीडर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि जब हम हो का सिलेक्शन करते हैं तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट क्या होने चाहिए? पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो पहला है क्या है? पुशर साइकिल टाइम। तो अगर हम बात करते हैं कि जो पुशर साइकिल टाइम है वो अपना क्या है? डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है किसके? हो के, ठीक है। ये क्या है? कौन सी टर्म है? मशीन के लिए जो होती है, क्या है? पुशर साइकिल टाइम हम मशीन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हो के लिए, तो हो के लिए हम बोल सकते हैं कि साइकिल टाइम। यहां पे अगर ये लिखा होता साइकिल टाइम, साइकिल टाइम में क्या क्या आएगा? टाइम टू डिग, ठीक है ना। हो का क्या हो जाएगा? सबसे पहले पूरा साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। टाइम टू डिग, ठीक है, सबसे पहले डिगिंग होगी, ठीक है। उसके बाद स्विंग, स्विंग होगा, ठीक है। स्विंग होने के बाद क्या होगा? डंप होगा, डंप करेगा, और डंप के बाद क्या होगा? रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? साइकिल टाइम। बट इसको हम पुशर साइकिल टाइम रेफर नहीं करते, ठीक है। तो ये पुशर साइकिल टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम वर्किंग रेडियस रिक्वायर्ड फॉर डिगिंग एंड डंपिंग। एकदम सही बात है, ये रिक्वायरमेंट मेट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या पता चलेगा कितने रेडियस तक ये मटेरियल को डंप कर सकता है, ठीक है, ले जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। थर्ड बात करते हैं कि मैक्सिमम डंपिंग हाइट रिक्वायर्ड। एकदम सही बात है कि जैसे कि हम क्या करेंगे कि जब उसको हो से निकाल के उसको क्या करना है, कहीं पे जैसे ट्रक रखा है, कुछ भी रखा आपका जो ले कंटेनर जो लेके जाएगा, तो उस हाइट तक उसको डंप करना भी जरूरत पड़ेगी, उस हाइट तक वो डंप कर जाए। तो मैक्सिमम हाइट भी हमें देखनी पड़ेगी। होस्टिंग कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड, एकदम सही बात है कि वो कितना कैपेबल है, ठीक है ना। तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 किसमें? ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दैट इज द मैक्सिमम वर्किंग रेडियस, ठीक है ना, मैक्सिमम डंपिंग हाइट, उसके बाद होस्टिंग कैपेबिलिटी क्या उसकी होगी। ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़े, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये गेट एकेडमी की तरफ से आपको 70% फ्लैट ऑफ है ऑन गेट पीवाईक्यू हार्ड कॉपी बुक। अगर आप गेट एकेडमी की हार्ड कॉपी क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें फ्लैट 70% ऑफ है, जो कि आज तक ही है, 1 तारीख तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड है लेने में तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और गेट की जो पीवाईक्यू सीरीज की हार्ड कॉपी है उसको 70% फ्लैट पे ऑफ पे आप क्या कर सकते हैं? अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ एडमिक्सचर यूज, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो अपनी टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होती है? एफ सी के प्लस के एस।
इसको क्या लिख सकते हैं एफ सी के नॉर्मल के लिए प्लस के 1.65 इंटू एस, जहां पे अपना एफ सी के क्या है कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, और अपना एस क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, एस क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कि जो अपना मीन टारगेट स्ट्रेंथ है, मीन टारगेट स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है एफ सी के, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा मीन टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ प्री टेंसर्ड बीम देयर विल नॉट बी अ लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू दी, यहाँ पे क्या बोल रहा नॉट, ठीक है, ये शब्द आप अंडरलाइन कर लिया करो अपने माइंड में कि नॉट बोल, ठीक है। पहला क्या इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, एंकरेज स्लिप एंड क्रीप ऑफ कंक्रीट। तो अगर हम बात करते हैं किसकी प्री टेंसेंट की बात करें, ठीक है ना, याद रखना किसकी बात कर रहे हैं हम प्री टेंसेंट की बात कर रहे हैं। तो जो अपनी प्री टेंसेंट होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से लॉसेस होते हैं। तो जो अपना फर्स्ट लॉस होता है वो क्या होता है इलास्टिक शॉर्टनिंग, इलास्टिक शॉर्टनिंग से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेकेंड लॉस जो है अपना, सेकेंड लॉस क्या है, सेकेंड लॉस होता है क्रीप ऑफ कंक्रीट, क्रीप ऑफ कंक्रीट। थर्ड लॉस जो होता है अपना किससे होता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। थर्ड लॉस क्या होता है श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। जो अपना फोर्थ होता है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। तो ये सारे क्या है प्री टेंशन में लॉस है। अगर हम बात करते हैं किसकी क्रीप ऑफ कंक्रीट की, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट की एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टील की, तो ये सारे क्या है लॉन्ग टर्म है, ये क्या है लॉन्ग टर्म लॉसेस, ये क्या है लॉन्ग टर्म लॉसेस। और इलास्टिक शॉर्टनिंग क्या है शॉर्ट टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस, ठीक है। तो आप बात करेंगे प्री टेंशनिंग में कितने लॉस होते हैं 4 लॉस होते हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग होता है, क्रीप ऑफ कंक्रीट होता है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट होता है एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टील होता है, जिसमें कि इलास्टिक शॉर्टनिंग क्या है शॉर्ट टर्म लॉस है एंड अदर क्या है क्रीप ऑफ कंक्रीट, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्टील क्या है लॉन्ग टर्म लॉसेस। तो यहाँ पे क्या पूछा कि कौन सा नहीं है, तो एंकरेज स्लिप नहीं है, क्यों, क्योंकि एंकरेज स्लिप किसमें आएगा जो हम पोस्ट टेंशनिंग करते हैं उसमें एंकरेज स्लिप की प्रॉब्लम होती है, प्री टेंशनिंग में नहीं होता है लॉस, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा शॉर्ट टर्म लॉस है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों में से जो अपना शॉर्ट टर्म है क्या है इलास्टिक शॉर्टनिंग है, बाकी क्या है लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। नाउ मूविंग फर्दर, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं अभी सीजी व्यापम सब इंजीनियर के लिए। आपको पता है कि 118 प्लस 86 का जो न्यूज़पेपर में आपको आ चुका है कि ये वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए गेट एकेडमी सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोर्स लॉन्च किया है, जिसका कि आपको फीस है 777 पे है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गेट एकेडमी की जो अपना ऐप है उसमें जाएं और वहां पे कंटेंट को देखें, और उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप गेट एकेडमी का कोर्स ले सकते हैं फॉर दी सीजी व्यापम सब इंजीनियर के लिए ओनली 777 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर IS 456 the deflection including the effects of temperature, creep and shrinkage occurring after erection of partitions and the application of finishes should not normally exceed, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो कोड की बात करते हैं जो कोडल प्रोविजंस है, कोडल प्रोविजंस हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ, ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट कहाँ से कोड से ही उठाया गया, कोई भी इसमें वर्ड चेंज नहीं होता, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये IS 456 का ही लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफ्लेक्शन के लिए द फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, क्रीप एंड श्रिंकेज एंड मेजर्ड फ्रॉम the as cost level of the supports of floor, roofs and all other horizontal members should not exceed span by 250। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ all loads याद रखना, ठीक है। अगला क्या the deflection including the effects of temperature, creep and shrinkage occurring after erection of partitions and the application of finishes should not normally exceed span by 350 or
20 mm विच एवर इज लेस। तो यही पूछा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना, यहाँ पे ऑल लोड्स है, तो जहां पे ऑल लोड्स आएगा तो क्या हो जाएगा, स्पैन बाई 250 हो जाएगा। और जहां पे ऑल लोड नहीं है, ठीक है ना, और ऑल लोड नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्पैन बाई 350 और 20 mm, स्पैन बाई 350 और 20 mm। तो बस आपको याद रखने का तरीका क्या है, ऑल लोड्स याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पैन बाई 350 और 20 mm विच एवर इज लेस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखने का तरीका क्या है, अगर ऑल लोड्स है स्टेटमेंट में तो क्या होगा, स्पैन बाई 250, ठीक है। अगर ऑल लोड्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्पैन बाई 350 और 20 mm विच एवर इज लेस, ठीक है। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, द थिकनेस ऑफ एन आरसीसी स्लैब इज 100 mm, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम डाया ऑफ द मेन स्टील रीइंफोर्समेंट दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि जो आरसीसी स्लैब में, ठीक है, आरसीसी का जो अपना सॉलिड स्लैब है, ठीक है, तो इस पे अगर हम बात करते हैं, जो इस पे हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो अपना डाया डाया होता है, डाया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट, डाया ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टी बाई 8। मतलब टी क्या है यहाँ पे, थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब, ठीक है। तो अब बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100/8। तो 100/8 को सॉल्व करेंगे तो 2.5 mm, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुड नॉट बी, याद रखना शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12.5। तो इसको जब हम कहाँ पे ले जाएंगे, जब होल पे ले जाएंगे तो 12 mm ही लेंगे, ठीक है। ग्रेटर वैल्यू नहीं लेंगे, लेसर वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये 12.5 mm, अगर हम 13 लेते हैं या 14 लेते हैं तो 12.5 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें याद रखना यहाँ पे क्या लेना, लेसर वैल्यू लेना, क्या लेना, लेसर वैल्यू लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 12 mm। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 12 mm, ठीक है। तो ये थे अपने आज के 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें लोगों के साथ, ठीक है, इसको देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और इसको लाइक करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से तैयारी करें इस नए साल में, और आपके जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करें और अच्छे लगन से पढ़ाई करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।